ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई जीवित नहीं है और इनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। कोई भी जीवित नहीं बचा है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से जो हमारे सामने आ रही है। दरअसल पिछले 17-18 घंटों से लगातार इस बात की आशंका बनी हुई थी और हुआ भी वही है। राष्ट्रपति रईसी की मौत की आशंका है। ईरान के विदेश मंत्री की भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई भी जीवित नहीं बचा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा लगातार पिछले 16-17 घंटों से हर अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं और इस वक्त जो खबर हमारे सामने है वो ये कि हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री और जो भी लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनकी जान चली गई है। और हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का एक नया वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर का मलबा। क्रैश साइट का ड्रोन वीडियो अब टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये है वो क्रैश साइट और इसमें हेलीकॉप्टर का मलबा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये वाकई हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इब्राहिम रईसी की हत्या के लिए कहीं कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची गई। ये देखिए तस्वीरें, ड्रोन वीडियो इस वक्त क्रैश साइट का हम आपके सामने रख रहे हैं और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये क्या पूरी तरह से अब कंफर्म हो चुका है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई नहीं बचा? देखिए, तस्वीरें जो लगातार हम क्लोज तस्वीरें अपने दर्शकों को पीछे दिखा रहे हैं, अगर आप देखें तो इससे तो यही जाहिर होता है कि किसी के बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सुमित, ये मलबा दिखा देते हैं दर्शकों को। ये मलबा जो हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का है और इसमें सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। देखिए आप तस्वीरें, और ये इसमें बचने की गुंजाइश वैसे भी नहीं। जो तस्वीरें दिख रही हैं वही बहुत विभत्स है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखें कि अगर आप नीचे तक इस विजुअल को देखें तो आप देखेंगे कि सब कुछ तबाह हो चुका है। सिर्फ टेल जो है वो हेलीकॉप्टर की नजर आ रही है जिसे आइडेंटिफाई किया गया था। और यही वजह है कि अभी जो कहा जा रहा है कि टीम की तरफ से समीर कि अब इनके बचने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी बन रही है वो यही कह रही है कि इतने लंबे वक्त और ये इस इलाके में ये जो हेलीकॉप्टर का मलबा हमें नजर आ रहा है, ये टेल ही है ना, हेलीकॉप्टर की टेल ही सिर्फ नजर आ रही है और हेलीकॉप्टर का जो आगे का पूरा हिस्सा है सुमित, वो गायब है। उसके वो कहां है कुछ नहीं पता। और यही मैं आपको कह रहा हूं कि हालांकि उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होगी, लेकिन जो एक्सपर्ट बता रहे हैं पॉसिबिलिटी इसी की है कि इस क्रैश में बच पाना लोगों का असंभव सा ही दिख रहा है। क्योंकि इस तरीके के क्रैश में, क्योंकि देखिए जब वो गिरता है, टकराता है, उसके बाद जो फ्यूल एक्सप्लोजन होता है वो इतना ज्यादा मैसिव होता है कि उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं होती। जैसा का टेरेन है उसमें भी बचने की संभावनाएं बहुत कम है। देखिए, हाई एल्टीट्यूड है, खासतौर पे डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है और कम्युनिकेशन का कोई, मैं कह रहा हूं कि 16-17 घंटे का जो वक्त लगा वही सबसे बड़ा एक मान के चलिए इंडिकेशन था कि देखिए पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी बचने की। कई टीम्स लगाई गई, आपने ड्रोन्स को आइडेंटिफाई किया, आपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि रेस्क्यू टीम भी करीबन 17 घंटे के बाद इस इलाके में पहुंची है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा करना बहुत मुश्किल होगा मनीष। इस परिस्थिति में बहुत विषम हालात हैं। देखिए, अगर सवाल यह है कि क्या कोई बॉडी मिली है, तो अब तक कोई बॉडी नहीं मिली है। क्या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है? अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो क्रैश साइट से लगातार वीडियो आ रही है, क्रैश साइट की तस्वीरें हैं या क्रैश साइट पर जो पहुंची टीम है, उन सब का आकलन यह है कि किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं है। तो यानी कि किसी के मारे जाने की भले ही पुष्टि ना हो, लेकिन अब तक यह कंफर्म है कि कोई जीवित नहीं है। तो चूंकि मामला राष्ट्रपति का है, विदेश मंत्री का है, मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पर जब ऐलान हो जाएगा तभी हम कह पाएंगे। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं उसके आधार पर रेस्क्यू टीम के लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि आसपास के इलाके में किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं है। और यही बात सबसे अधिक होने का कोई सुराग नहीं है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ऐसे में कई सवाल भी हर किसी के जहन में। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है और
उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर त्रिपाठी भी क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, आप भी लगातार TV9 भारतवर्ष पर सुबह से ये खबर देख रहे होंगे, जिस तरह के डेवलपमेंट हैं और अब जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों के हवाले से कि किसी भी तरह के जीवन का कोई सुराग वहां पर नहीं मिला है, कैसे आप देखते हैं? और ये आपको भी एक बड़ा हादसा नजर आता है जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी दिखती है? समीर, देखिए आपने जो कहा दोनों पॉइंट हैं इसमें। अब देखिए 3 हेलीकॉप्टर थे, एक बेल हेलीकॉप्टर जो 212 है, एक अच्छा हेलीकॉप्टर है 1968 का मॉडल है, इनके यहाँ 1979 में आया था। इसमें ये ट्विन इंजन है, मतलब सेफ्टी है इसमें एक इनका पायलट और 14 लोग उसमें बैठ सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि 2 राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर थे और उसके साथ इनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। अब 3 हेलीकॉप्टर थे, 3 में से 2 तो लैंड कर गया और एक हेलीकॉप्टर कैसे फंस गया वहां पर, ये थोड़ी सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसे रह गया। कि और फंसा भी वही हेलीकॉप्टर जिसमें खुद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री दोनों सवार थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और जब ये चल रहा है, ट्रांसमिशन लगातार आते रहे होंगे और देखिए काफ़ी देर तक पता ही नहीं लगा कि हेलीकॉप्टर कहाँ है। ये बाद में खबर आई कि जो तुर्की ने जो भेजा था अपना ड्रोन, उसने कुछ बताया कि यहाँ पर थोड़ी सी टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है। उसके रशिया ने भी करीब 47 लोगों की रेस्क्यू टीम भेजी थी। यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स भी ऑफर की, उन्होंने देखा, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन एक साजिश का एंगल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप इसको निगेट भी नहीं कर सकते कि ये नहीं है। और ये जो है बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है तो ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। पुष्टि कर रही है कि इसमें मौत हुई है और सभी लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है। एयर मार्शल राजेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं चलूं, लेकिन एक जल्दी से आपको ग्राफिक्स या डिटेल्स बता देते हैं इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार सभी 4 लोग मारे गए? आपको देखिए ये टेरेन पूरा दिखा रहे हैं हम आपको, जिस हेलीकॉप्टर में ये लोग सवार थे। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति, हुसैन अमीर आप जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो भी इसमें सवार थे। अयातुल्ला अल हाशमी जो कि बताया जा रहा है कि इमाम भी, मस्जिद के इमाम भी इसमें मौजूद थे, और मलिक रहमती भी मौजूद थे जो कि अजरबैजान प्रांत के, पूर्व अजरबैजान प्रांत के गवर्नर रहे। ये 4 लोग सवार थे, ये महत्वपूर्ण लोग। लेकिन जिस तरह का टेरेन है, जिस तरह के माउंटेनियन एरिया में ये गया हेलीकॉप्टर, वहां पर जाकर ये साइट पर क्रैश हुआ है। लेकिन बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरह का टेरेन है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों वाला ये हादसा हुआ है। और राजेश कुमार जी, मैं चाहूँगी आप इसमें बता सकें कि जिस तरह का ये टेरेन रहा, क्योंकि बहुत दुखद बात है, लेकिन एक तरह से साजिश की आशंका भी इसमें सामने आ रही, सवाल कई उठ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में? बिल्कुल निधि, देखिए जैसे ब्रिगेडियर त्रिपाठी ने बताया कि कुछ के तीसरा ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो इसमें आशंका ज़रूर है कि कुछ साजिश हो सकती है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए ये आपने की जो फोटो दिखा रही हैं, जो टेरेन दिखा रहा है, आपने देखा है कि हेलीकॉप्टर हिल टॉप के पास क्रैश हुआ है। तो हिल टॉप के पास क्रैश होना मतलब अगर मौसम खराब था और माउंटेनस टेरेन, तो आप ये देखिए हेलीकॉप्टर और माउंटेनस टेरेन जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मिस जजमेंट का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा रहता है और हमेशा टेरेन को कांटेक्ट में रखने के लिए कभी कभी इनएडवर्टेंटली पायलट नीचे आ जाता है। तो इसमें जो है दुर्घटना की आशंका भी नहीं दूर की जा सकती। तो दोनों तरफ के शक हैं कि दुर्घटना है या तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो दिखते हैं कि शायद साजिश हो, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे दिखते हैं कि दुर्घटना है। ब्लैक बॉक्स से क्लियर हो पाएगा कुछ सेकंड्स की जो बातचीत होती है पायलट की? ज़रूर, अगर जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो ज़रूर उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। और आप देखिए ये टिपिकल हेलीकॉप्टर क्रैश है जिसमें आप देखेंगे कि टेल सेक्शन बच जाता है और बाकी पूरा सेक्शन जल जाता है। तो जो ब्लैक बॉक्स है क्या वो जल गया या
वो मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है। आजकल के जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वो थोड़े ज़्यादा और भी एडवांस्ड हैं और उसमें पैरामीटर्स भी ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं, और ये काफ़ी पुराना मॉडल है। तो क्या बिल्कुल सर, आप बने रहे हमारे साथ और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए हम बहुत जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि जो क्रैश साइट है वहां पर किस तरह से हेलीकॉप्टर का मलबा, हेलीकॉप्टर की टेल, वो हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री के साथ सवार थे, वो हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ है। ये क्रैश साइट की एग्जैक्ट तस्वीरें जिसमें हेलीकॉप्टर का मलबा हमें नजर आ रहा है। इस मलबे के साथ ये बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है, ईरान के विदेश मंत्री की भी जान चली गई है। इस बड़े हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई जीवित नहीं बचा है। और एक और बड़ी खबर, काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का बयान सामने आ गया। इस बीच राष्ट्रपति रईसी की मौत हुई है, ये कहना है काउंसिल का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बयान आ रहे हैं सामने, काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का ये बड़ा बयान सामने आया है। रईसी के मौत को लेकर बताया गया है कि उनकी मौत हुई है। और हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए, सुमित भी बने हुए, तमाम खास मेहमान बने हुए। मनीष, अभी भी जिस तरह से काउंसिल ऑफ फ्राइडे कह रहा है, अभी भी लेकिन इस बात की कोई आशंका है कि अभी क्लियरिटी होनी बाकी है? देखिए, साफ तौर पर यह है कि किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं है, यह बात तो रेस्क्यू टीम बार बार कह रही है। लेकिन चूंकि अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली है, एक दो तस्वीरें आ रही है जिसको इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई करना मुश्किल है कि क्या वो बॉडी उन्हीं की है या नहीं है, और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि जीवित होने का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। आसपास के लोकेशन पर लगातार ढूंढा जा रहा है। अब तक जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वहां के इमाम और गवर्नर, उनमें से किसी को भी किसी के जीवित होने का सुराग नहीं मिला। हाँ, वहां से यह बात अलग है कि कुछ ईरानी मीडिया में कुछ तस्वीरें आई है जहां पर एक दो बॉडी का जिक्र है, लेकिन क्या वो बॉडी इन्हीं में से किसी लोगों की है या नहीं, इसको इंडिपेंडेंट तौर पर पुष्टि नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ। एक खास डेवलपमेंट और दिखाई दे रही है कि ईरान के कुछ सरकारी मीडिया में जो वहां पर एंकर हैं, जो रिपोर्टर हैं, उन सब ने अब काला लिबास पहन लिया है। तो एक तरह के अलग अलग इंडिकेशंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर चूंकि मामला ईरान के राष्ट्रपति का है, ईरान के विदेश मंत्री का है, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन सुमित, ये काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का ये बयान भी अपने आप में एक तरह का कॉन्फर्मेशन माना जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति रईसी की, ईरान के विदेश मंत्री की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। यानी कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है उसके जरिए आधिकारिक तौर पर सामने आई होगी, उसी के बाद ये बयान दिया गया हो। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो समीर जानने की जरूरत है कि ये राष्ट्रपति का मामला है। राष्ट्रपति के साथ जो डेलीगेट्स थे, खासतौर पे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे या बाकी डेलीगेट्स थे, ये सब हाई प्रोफाइल लोग हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी ये वो वेरीफाई करेंगे हर चीज की पॉसिबिलिटी को। जब तक वो ऑन ग्राउंड जाकर वेरीफाई नहीं कर लेंगे, जब तक इसकी आधिकारिक सूचना या फिर इसके बारे में ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन इंडिकेशन सभी को मिल जाता है। एक्सपर्ट लगातार ये पहले इंडिकेट कर रहे थे कि देखिए, अगर इतने लंबे समय तक अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर हादसा बहुत बड़ा होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर उनकी वेयर अबाउट लोकेशंस भी जीपीएस से नहीं मिल पा रही है, तो मान के चलिए कि वो पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट जो है वो जल गया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी पहले से ही थी। और अभी जो तस्वीरें आ रही है, ये अपने आप में और इंडिकेट कर रही है समीर कि देखिए, बचने की तो संभावना ही भूल जाइए, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि आसपास के इलाके में ये देखने की कोशिश करेगी रेस्क्यू टीम कि आखिरकार कोई ऐसे सबूत मिल पाए। क्योंकि देखिए, बॉडी अगर पूरी जल जाती है, ये कैसे पता लगेगा कि जब हादसा होने वाला था या पायलट ने किसी तरह से एटीसी से संपर्क किया हो या कुछ ऐसी बात हो जो सामने निकल कर आए इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, वहां पर विजुअल मिलने का तो लगभग सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी से कटा हुआ है। पूरा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, दूर दराज का इलाका है, ऐसा इलाका जहां पे रिहाइश भी नहीं है लोगों की, दूर दूर से लोग यहां पर, मतलब आप मान के चलिए लोगों की बसावट जो है बहुत दूर है। तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई एविडेंस तो मिलने वाला है। एक अकेली पॉसिबिलिटी है कि वो पता लग सकता है कि हेलीकॉप्टर के अपने डिवाइसेज से, ब्लैक बॉक्स से, दूसरी चीजें जो लगातार, क्योंकि ये राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था तो इसमें निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण डिवाइसेज लगाई जाती है, इसको मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफिकेशन
कम्युनिकेशन में क्या कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, ये तभी पता लग पाएगा जब टेक्नीशियंस की टीम वहां पहुंचेगी। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो जब तक टीमें उसको पूरे एविडेंसेस को कलेक्ट ना कर ले, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसकी बॉडी कैसी है, किसकी बॉडी कौन सी होगी, क्योंकि पूरी तरीके से बॉडी जल गई होंगी। तो ऐसे में उनके डीएनए के सैंपल लेकर, उनके दूसरी चीजों को लेकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये बॉडी इस शख्स की थी, ये हालत ऐसी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें अभी पॉसिबिलिटी लगातार, बिल्कुल रेस्क्यू टीम के सामने अभी भी कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं और उनका जिक्र सुमित आपने किया। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं जब हम ये हादसा या फिर साजिश इस एंगल का जिक्र करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी इस वक्त चरम पर थी। इजराइल और अमेरिका का क्या रोल आप देखते हैं? इजराइल जिसने सबसे पहले यह कहा कि शायद इस हादसे में कोई जिंदा बचा हो, अमेरिका जिसने अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल समीर, देखिए दो चीज़ें मैं और ऐड करूंगा। अमेरिका के एक सेनेटर ने ये बोला है कि अच्छा हुआ कि इनकी मौत हो गई क्योंकि ये टेररिस्ट थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ था रियासी के ऊपर, खास करके इसलिए कि 1988 में इन्होंने तकरीबन कहा जा रहा है कि 30,000 प्रोटेस्टर जो थे उस समय उनकी इन्होंने मौत का पूरे की पूरी उसकी इनके ऊपर जो है वो डाला जा रहा था कि इन्होंने कराया है। दूसरा, क्योंकि न्यायपालिका के, ईरान की न्यायपालिका के बहुत अहम अंग थे और ईरान की न्यायपालिका के वो प्रमुख भी रहे और जो फैसले उन्होंने लिए उसकी आलोचनाएं भी हुई, उन्हीं का आप जिक्र कर रहे हैं त्रिपाठी जी। बिल्कुल, ये उसके साथ साथ देखिए न्यूक्लियर पावर के ऊपर कहा जा रहा था कि 60% न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर पहुंच गया है ईरान और हो सकता है जो 90% चाहिए बॉम्ब के लिए उसके लिए कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर हम जानते हैं कितना ज्यादा प्रेशर था, कितने सैंक्शंस लगा रखे थे अमेरिका ने, तो ये चीज भी थी। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, देखिए अजरबैजान ये जहां से आ रहे थे 600 किलोमीटर दूर था तेहरान से, और वहां से कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इतनी भी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन अजरबैजान आर्मेनिया हम जानते हैं उनके बीच में लगातार युद्ध चल रहा है आपस में, और अजरबैजान को ऑफ कोर्स रशिया मदद करता है, यूएसए जो है आर्मेनिया को, और इजराइल जो कनेक्शन है, इजराइल कभी कहता नहीं है जो भी करता है, लेकिन जो साइबर अटैक आजकल हैं इसमें आप कह नहीं सकते कि कौन कहां से किस समय क्या कर दे, खास करके इनके ऑपरेशंस पर, कम्युनिकेशन में या जो इंजन है। दूसरी चीज जो कही जा रही है कि चूंकि 1979 का हेलीकॉप्टर आया हुआ था ईरान में, सैंक्शंस लगे हुए थे तो इसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं था, जो एक न्यूज आ रही है। पुराना हेलीकॉप्टर था, सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन राजेश जी एक बड़ी बात ये भी कि 1 महीने पहले ही ईरान और इजराइल में तो वॉर चल ही रहा है। ईरान ने जब हमला बोला मिसाइलों के जरिए, उसके बाद इजराइल ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं या फिर हम बख्शेंगे नहीं। तो सीधी बात है, यहाँ पर इस वक्त सवाल तो कई हैं। क्रैश होने के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद, रईसी की जो मौत की आशंका के बाद कई सवाल उठते हैं राजेश जी। बहुत सवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टाइमिंग है इनके क्रैश का ये बहुत ही सस्पिशियस है, और देखना ये है कि जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या जैसे ब्लैक बॉक्स मिलेगा क्या क्या निकालती हैं। लेकिन देखिए इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे काबू करने के लिए कितने कदम उठाए हैं पिछले 10 सालों में। पहले उन्होंने स्टटनेक्स बम लगाया उनके कंप्यूटर्स में, फिर कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट किया, तो वो, और उसके बाद जो उन्होंने टारगेटिंग की थी, जब उन्होंने मिसाइलों का जवाब दिया था तो वो भी उनके न्यूक्लियर बेस के साथ में थी। तो हमेशा वो ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर मत जाइए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर उनको मैसेज भेजना है ईरान को, तो एक हाई रैंकिंग पर्सन को ख़त्म करना उनके लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अमेठी से ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। अमेठी में आप देखिए स्मृति ईरानी अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। अमेठी से बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी की सांसद होते हुए यहां पर बाकायदा अपना घर बना लिया है, और इस बार
2024 के चुनावों से पहले बाकायदा स्मृति ईरानी अमेठी की वोटर बन गई हैं। अब बतौर वोटर वो अमेठी में वोट डालने के लिए भी पहुंची हुई हैं। इस बार मुकाबला अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा से है। पुराने कांग्रेसी राजीव गांधी के जमाने से 1983 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, अमेठी और रायबरेली को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। उनसे मुकाबला होना है स्मृति ईरानी का, वो स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को मात देकर अमेठी सीट के सारे समीकरण बदल कर रख दिए थे। एक बार फिर अमेठी से ही बीजेपी की कैंडिडेट, और इस बार मुकाबला राहुल गांधी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता किशोरी लाल शर्मा से। और दिलचस्प बात देखिए समीर की बाकायदा लाइन में लगकर स्मृति ईरानी वोट डालने पहुंची हैं, और ये एक बहुत खास तस्वीर भी है आज की कि स्मृति ईरानी देखिए महिलाओं के पीछे जो क्यू लगी हुई है उसमें लगे। कुमार कुंदन हमें और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे अमेठी से जुड़ चुके हैं। जी कुमार, ओवर टू यू। देखिए अभी अमेठी का ये कंपोजिट स्कूल है, इस स्कूल में स्मृति ईरानी पहुंची हैं वोट डालने के लिए, और निश्चित रूप से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मताधिकार करने का तरीका है और जिस तरीके से लोग लाइन में लगकर और एक कह सकते हैं कि आम नागरिक की तरह स्मृति ईरानी वोट कर रही हैं, और स्मृति ईरानी इस वक्त जो है वोट के लिए जो है लाइन में लगी हुई है। हालांकि ये उनका दूसरा चुनाव है इस जगह से, अगर हम बात करें तो लोकसभा में जाने के लिए वो अपना वोट करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। और अगर इस विधानसभा की बात करें तो पहली बार उनका वोटिंग में जो है उनका नाम आया है। दरअसल उन्होंने अपना घर भी इसी इलाके में बना लिया है जी, तो उसकी वजह से इस जगह पे उनका जो है वोटिंग भी हुआ है। हालांकि पिछली बार ही उन्होंने कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अभी उन्होंने घर बना लिया मवई इलाके में, यही वजह है कि कंपोजिट स्कूल में उनको वोटिंग पड़ रहा है। कुमार, आपने लोगों से बातचीत की होगी, संवाद किया होगा, लोगों का क्या कुछ कहना है अमेठी सीट को लेकर? क्योंकि समीकरण तो 2019 से ही बदल गए, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा ट्विस्ट लेता हुआ केएल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी है। निश्चित रूप से इस बार का मुकाबला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग मुकाबले की वजह से ही जो पूरे देश की नजर है वो अमेठी के चुनाव पे है। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें अमेठी लोकसभा क्षेत्र की तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इसमें से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों पे पहले था, और भी जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं उसके भी जो विधानसभा प्रत्याशी हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो लिए हैं। तो निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कागजों पर स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी जरूर दिखता है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और चुनाव में जितने भी लोग हैं अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा कर रहे हैं, और इन्हीं दावों और वादों के बीच फिलहाल इलेक्शन जो है चल रहा है। और लाइन में लग के जो सबसे बड़ी बात है, कोई वीवीआईपी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रहा है, और लाइन में लग के स्मृति ईरानी यहाँ पे वोट कर रही है। निधि, बिल्कुल, तो हम आपको वोट का प्रतिशत भी बता रहे हैं। 2019 में अमेठी में 54.08% वोटिंग हुई थी। ये वोट मीटर भी आपके सामने है, और स्मृति ईरानी देखिए खुद पहुंची हैं अमेठी की इस सीट पर। वोटर भी हो गई हैं वो, उन्होंने अपना घर भी वहीं बनाया है। लेकिन 5वें चरण का जो ये चुनाव है अमेठी रायबरेली सीट, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। समीर, बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली में मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी वायनाड सीट के साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में भी इस बार राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट को। वहीं अमेठी का मुकाबला बहुत दिलचस्प, जहां पर स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा का मुकाबला है। कुमार कुंदन देखिए हमारे सहयोगी अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कुमार, ये जो बदलाव किया गया है कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी में, ये जो बदलाव नजर आया किशोरी लाल शर्मा के मैदान में आने के बाद, मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प हुआ है। अमेठी का जो आम वोटर है वो इसे कैसे देख रहा है? निश्चित रूप से देखिए, एक आम वोटर की अगर बात करें तो किशोरी लाल शर्मा जो है यहाँ पे स्थानीय नेता रहे हैं और 40 वर्षों से अधिक की राजनीति की है। जो भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, कई सारे लोग यहाँ पे लाइन में खड़े होके, अब महिलाएं हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वोट का उत्साह है यहाँ पे लोगों में। बहुत जोर शोर से है। स्मृति ईरानी जी ही जीतेंगे हमारे यहाँ। अच्छा, कितना उत्साह है आप लोगों को?
बहुत ज्यादा उत्साह है। बहुत ज्यादा उत्साह है। सुबह सुबह आए हैं आप लोग वोट करने के लिए? हाँ, वोट करने के लिए आए। अच्छा, अम्मा आपने भी वोट कर दिया? हाँ। बढ़िया है। तो लाइन में लग के पूरा वोट किया? हाँ, लाइन में लगकर वोट किया। अच्छा, हो गया वोटिंग? स्मृति ईरानी को जिताएंगे। अच्छा। हाँ। और इस बीच कुमार तस्वीरें दिखा रहे थे जिस पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही है, महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। स्मृति ईरानी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसमें बैरकपुर भी शामिल है। और रविशंकर दत्ता हमारे साथ सीधे बैरकपुर से जुड़ रहे हैं। रवि, बताइए वहां पर कैसा माहौल है? देखिए, अभी यहाँ पे मैं बैरकपुर पे हूँ और आप बैरकपुर में हूँ और देख सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा दिखाने के लिए। देखिए, यहाँ पे महिला का ये जो बूथ है, यहाँ पे महिला खड़े हैं यहाँ पे वोट देने के लिए। यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस जो है उन्होंने मना आगे जाने के लिए और यहाँ से मना कर दिया जा रहा है। यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे वोट की लाइन पे यहाँ पे लोग खड़े हैं। आप लोग वोट देने के लिए खड़े हैं? हाँ, वोट देने के लिए है। वोट देने के लिए खड़े हैं। कितना देर वेट करना पड़ रहा है? 10 मिनट। अच्छा, आप वोट दिए हैं? अच्छा हुआ है वोट? अच्छा हुआ है वोट। अच्छा, कितना देर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है? 15-20 मिनट। 15 मिनट खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन सिंह और यहाँ पे पार्थो भौमिक दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का जो लीडर्स हैं। और ये स्कूल है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स यहाँ पे तैनात है पूरी तरह। दूसरी तरह और एक यहाँ पे लाइन लगी हुई है जहाँ पे महिला और पुरुष का लाइन अलग है। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस जो जिसके बारे में कह रहा था, ये जो यहाँ पे बैरिकेड किया गया है, एक यहाँ पे बाधा दिया गया है, उसके उस पार हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। चेक करके फिर अंदर जाके लेने के लिए अंदर जा सकते हैं। वो ऐसे उनका टिकट चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है उसके लिए यहाँ पे एक गाड़ी रखा गया है। बिल्कुल रवि, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अलग अलग सीटों पर आज जहां वोटिंग हो रही है वहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों का हाल हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस बात का थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा हो, इसकी हर कोई उम्मीद कर रहा है। दिग्गजों ने कैसे आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई का पहले जिक्र कर लेते हैं। अनिल अंबानी उद्योगपति नजर आए, उन्होंने अपना वोट डाला सुबह सुबह। इसके अलावा अक्षय कुमार ने मुंबई में वोट डाला और भारत की नागरिकता मिलने के बाद यह पहला मौका था जब अक्षय कुमार ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। पीयूष गोयल जो कि नॉर्थ मुंबई से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आशीष शेलार फैजाबाद में, देखिए लल्लू सिंह, ब्रजभूषण सिंह गोंडा में उन्होंने वोट डाला। मायावती की तस्वीरें हमने देखी, लखनऊ में उन्होंने अपना वोट डाला। और मुंबई से यामिनी जाधव। और अक्षय कुमार ने वोट डालने के बाद क्या अपील की मतदाताओं से और क्या कहा, सुनिए जरा। उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। इस वक्त खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूँ, लाइन तोड़ के निकल जाऊँ आगे। सर, दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है।